हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है कि जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं डेवलप करना, तो उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं जो हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एक प्रोसेस है विच इज़ फॉलोड टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। और ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो इस लाइफ साइकिल को यूज़ करके बनते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनकी मेंटेनेंस भी हम प्रॉपरली कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे अलग अलग फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बोला जाए बनाने के लिए तो सबसे पहला फेज़ होता है प्लानिंग। आप कोई भी आपको टास्क मिलता है तो आप प्लान करते हो ना कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे अप्रोच करोगे। पहला टास्क होता है प्लानिंग। इस फेज़ को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब कि हम एनालाइज करते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। ये फिजिबिलिटी मतलब हम चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि प्रोडक्ट फिजिबिलिटी, कि हमारा बजट कितना होना चाहिए, बजट फिजिबल है या नहीं। पता चले हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जिसका बजट बहुत ही ज़्यादा है, हम उसको कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब जो हम प्रोजेक्ट चाहते हैं वो उसका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कैसे टेक स्टैक्स चाहिए होंगे, तो वो सब हम एनालाइज करते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमारी क्या क्या अप्रोच होगी, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिसोर्स एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्लाउड चाहिए हमें या हमें किस टाइप के कंपोनेंट्स चाहिए, तो वो सब हम इसमें एनालाइज करते हैं, बस हम सोचते हैं। उसके अलावा रिस्क एनालिसिस, कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। सपोज़ हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस डिज़ाइन भी हमें करना है, तो डेटाबेस में प्रॉपर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है या नहीं, कहीं उसमें कहीं रिस्क ना हो कि हमारा डेटा लीक कर जाए, तो रिस्क एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। या हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं पता चले वो ह्यूमंस के लिए या सोसाइटी के लिए काफ़ी रिस्की चीज़ है, तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। तो हम एनालाइज करते हैं हम कैसे रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस का आउटकम क्या होता है, एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी टेक्निकल अप्रोच को हम डेवलप करते हैं जिससे कि हम वो मिनिमम रिस्क रहे, उसमें ज़्यादा रिस्क ना रहे और हम अपना प्रोजेक्ट अचीव कर पाए विथ प्रॉपर फिजिबिलिटी। नेक्स्ट होता है डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है जो हमने एनालाइज करी उनको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का क्या मतलब है, हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर एक फेस को हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट एक लाइफ साइकिल हम ओवरव्यू समझ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं, SRS। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करते तो आपको समझ आएगा कि हम कैसे डॉक्यूमेंट करते हो, आपने कभी ना कभी किया होगा। तो इसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल, यूज़र, डोमेन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ओवरव्यू के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। अभी बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो हमारा यूज़र है वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड करता है, उसकी क्या कंडीशंस है। कि अच्छा चलो मैं एक टिकट सर्विस प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि मेरी टिकट मैं जनरेट कर पाऊँ, ट्रेन की टिकट में जनरेट कर पाऊँ विथ मिनिमम टाइम, मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा क्लिक्स ना लगे, और मेरा कम टाइम में टिकट बन जाए, पेमेंट में प्रॉब्लम ना आए, लॉग इन में प्रॉब्लम ना आए। ये सब क्या रिक्वायरमेंट्स है। जब मैं प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ रिक्वायरमेंट्स, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलता है, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक ऐसा डॉक जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मैंशनड है। नेक्स्ट है डिज़ाइन। डिज़ाइन, अब मैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन करूँगा कि अब मैंने रिक्वायरमेंट्स देख ली कि अच्छा मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, बट अब उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं डिज़ाइन करने के लिए एक और डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें मैं सारी डिज़ाइन अप्रोचेस लिखूंगा कि क्या क्या डिज़ाइन पॉसिबल है, मैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, और उसमें से जो बेस्ट डिज़ाइन होगा मैं उसको चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लास डायग्राम्स बनाऊँगा, मॉड्यूल्स बनाऊँगा, क्लासेस बनाऊँगा और उनका इंट्रैक्शन दिखाऊँगा, UML डायग्राम्स बनाऊँगा। तो ये सब डायग्राम्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक के लिए क्या कहते हैं कि एक यूज़र होता है, वो इंटरेक्ट करता है पूरे हमारे सिस्टम से, जिसमें सबसे पहले वो लॉगिन करता है, अगर वैलिड हुआ तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है। तो इस टाइप का एक डायग्राम्स बनाते हैं हम, जिससे कि हमें समझ आए कि हमारा सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है। क्योंकि
अगर हमें समझाना है कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है तो हम उसको कोड थोड़ी दे देंगे, ये ले कोड पढ़। उसको अगर कोड नहीं समझ आएगा तो क्या करेगा? तो इसलिए बेटर होता है डिज़ाइन बनाना। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने सब कुछ देख लिया, डिज़ाइन कर लिया, बेस्ट डिज़ाइन चूज़ किया, हमने UML डायग्राम्स बनाए, उसके बाद हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग तो आप सभी ने की होगी। अब बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टेस्टिंग। जब हमने कोड कर लिया तो हमें टेस्ट भी करना पड़ेगा कि हमारा कोड सही लिखा हुआ है या नहीं, उसमें कहीं लूप होल ना हो, कॉर्नर केसेस ना रह गए हो, तो हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग भी अलग टाइप की होती है। यूनिट टेस्टिंग कि एक मॉड्यूल की हमने टेस्टिंग करी। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हमने क्या किया? सबसे पहले लॉगिन वाले पार्ट को टेस्ट किया, पेमेंट्स वाले पार्ट को टेस्ट किया। अब हमने दोनों को मर्ज कर दिया। अब दोनों को मर्ज करने के बाद हमने टेस्ट किया कि दोनों साथ में सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इस टाइप की अलग अलग टेस्टिंग होती है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? फाइनली डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। जब हमारा सब कुछ प्रॉपरली हो गया है तो हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद मेंटेनेंस, कोई बग्स आ गया, कोई अपडेट्स आया तो उसको हम मेंटेन करते हैं, अपडेट्स लेते हैं। तो ये सब हमारे टास्क इस तरीके से होते हैं। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब बेस्ड ऑन दिस लाइफ साइकिल डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं जिनमें हम ये लाइफ साइकिल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, उसको अब हम देखेंगे। अब बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। वाटरफॉल मॉडल हमारा सबसे बेसिक मॉडल होता है इन SDLC मॉडल्स। एक ये लीनियर अप्रोच है। लीनियर अप्रोच मतलब जो भी हमने SDLC लाइफ साइकिल पढ़ा, अलग अलग फेजेस पढ़े, उसको बस ये लीनियरली फॉलो करता है। लीनियरली फॉलो करने का मतलब क्या है? सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो डिज़ाइन करेगा, डिज़ाइन के बाद कोडिंग करेगा, कोडिंग के बाद सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा, और लास्ट में मेंटेनेंस। अब आप कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टिकट प्लेटफॉर्म जो है हमारा, टिकट प्लेटफॉर्म, वो एक बारी में पूरा बनाऊँ। एक बारी में पूरा बनाने का मतलब क्या है? प्रॉपर उसके पूरे प्लेटफॉर्म की फिजिबिलिटी स्टडी करो, पूरे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करो, डिज़ाइन करो, और पूरी प्लेटफॉर्म की एक साथ कोडिंग करो। और जब तक कोडिंग नहीं होती तब तक आप टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करोगे। यानी अब टिकट प्लेटफॉर्म में मैंने आपको बताया अलग अलग कंपोनेंट्स है। एक लॉगिन का पेज है ऑथेंटिकेशन वाला, फिर आप टिकट चूज़ करोगे, सिलेक्शन करोगे, उसके बाद ट्रेन सिलेक्शन करोगे, फिर उसके बाद पेमेंट करोगे। तो ये इस टाइप के अलग अलग मॉड्यूल्स है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप इंडिविजुअल मॉड्यूल नहीं बनाओगे, आप पूरा प्लेटफॉर्म एक साथ कोड करोगे, फिर लास्ट में टेस्टिंग करोगे। तो आप खुद सोचो, आप कहोगे कि ये फिजिबल ही नहीं है, मतलब ये सही अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरा कोड करोगे उसके बाद टेस्टिंग करोगे, फिर लास्ट में आप टेस्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब लॉगिन में प्रॉब्लम आई तो आप वापस फिर ऊपर जाओगे, फिर लॉगिन का ठीक करोगे, फिर लास्ट में टेस्टिंग करोगे, फिर अगर कहीं और दिक्कत आई फिर ऊपर जाओगे, फिर टेस्टिंग करोगे। तो आपका टाइम कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? एक प्रोजेक्ट पे आप कितना टाइम लगा रहे हो? सही अप्रोच क्या होगा कि आप लॉगिन को पहले सॉल्व करो, फिर टिकट सिलेक्शन को सॉल्व करो, फिर पेमेंट को सॉल्व करो, इसकी अलग से टेस्टिंग करो। तो ये एक बेटर अप्रोच है। तो इसलिए वाटरफॉल मॉडल को हम बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाते, हम उसको इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में लगाते हैं। यानी कि अगर मुझे लॉगिन बनाना है ना, तो लॉगिन बनाते हुए मैं वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करूँगा कि अगर मुझे लॉगिन सिस्टम बनाना है तो बस मैं उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करूँगा, लीनियर अप्रोच। बट अगर मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है एक साथ, तो मैं क्या करूँगा? पैरेललिज्म लाऊंगा। इसका भी एक अलग मॉडल होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो वाटरफॉल मॉडल कब यूज़ करना चाहिए? जब हमारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्टार्ट से हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर है, चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, तभी स्मॉल प्रोजेक्ट्स या फिर मॉड्यूल्स के लिए यूज़फुल है। अगर कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे आप कोई 2-3 लोग मिलकर एक छोटा वेबसाइट बना रहे हो, तब आप शायद इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर बेस्ट क्या है, आप एक मॉड्यूल में इसको यूज़ करो। कोई पार्ट है और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। या फिर एनहेंसमेंट, कोई अपडेट्स आ गए, सपोज लॉगिन में मैं कह रहा हूँ कि अब एक एक्स्ट्रा OTP वाला लॉगिन करवाओ आप, तो OTP के लिए आप हो सकता है एक वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करो, बट एंटायर लॉगिन के लिए शायद ना कर पाओ। तो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। नॉट फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, अब क्लाइंट सारी रिक्वायरमेंट स्टार्ट में तो बता ही नहीं सकता, धीरे धीरे आपको याद आता है अच्छा यार इसमें ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर में पेंट करवा रहे हो, तो आप पेंट करते करते सोचते हो यार इस पर ये कलर नहीं, ये करवा सकते, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। तो सिमिलरली प्रोजेक्ट बनाते में भी चेंज होती है। तो वाटरफॉल मॉडल तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेता है। वो कहता है कि पहले मुझे रिक्वायरमेंट बता दो सारी, बाद में मैं आपकी नहीं सुनूंगा। तो ये काफ़ी रिजिड है, स्ट्रिक्ट मॉडल है, तो इसलिए एक स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो सकता है। फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है मतलब कोड
यहाँ पे अगर कोई एरर आया, या सपोज मेरी डिज़ाइन में एरर है, डिज़ाइन में भी तो एरर हो सकता है ना, बट नहीं, मैं डिज़ाइन में टेस्टिंग नहीं करूँगा, टेस्टिंग सब मैं लास्ट में करूँगा। जबकि डिज़ाइन के बाद कोड, इससे पहले मेरी एक टेस्टिंग होनी चाहिए डिज़ाइन की, मैंने सही डिज़ाइन बनाया है या नहीं। तो हर एक फेज़ के बाद टेस्टिंग ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूरी है। फीडबैक का मतलब क्या है? डिस्कशंस, फीडबैक कि मैंने सही कर रहा हूँ या नहीं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, लास्ट में जब हम टेस्टिंग करते हैं तब हम देखते हैं कि अच्छा हमने सही किया या नहीं। इसलिए वाटरफॉल मॉडल जो है टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे तो हम लास्ट में टेस्टिंग करेंगे जिससे हम फंस सकते हैं। एरर्स आर डिटेक्टेड एट लास्ट, वही चीज़ जो अभी मैंने बताई। और नो पैरेललिज्म, कोई पैरेललिज्म नहीं है। मतलब मैं कहूँगा लॉगिन बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ और फिर टेस्टिंग करो, तो ये एक बेकार अप्रोच है। जबकि बेटर क्या होना चाहिए? एक टीम होनी चाहिए जो लॉगिन बनाए, दूसरी टीम टिकट सिलेक्शन, तीसरी टीम पेमेंट, ये साथ में चले और लास्ट में फिर टेस्टिंग होती रहे, सबकी इंडिविजुअल भी और फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी। तो ये एक बेटर अप्रोच है। तो वाटरफॉल मॉडल हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल होता है हमारा आइटरेटिव वाटरफॉल। सेकेंड मॉडल है आइटरेटिव वाटरफॉल। आइटरेटिव वाटरफॉल मतलब है तो वाटरफॉल मॉडल, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई इसमें, आइटरेटिव। आइटरेटिव क्या बोलता है कि कुछ नहीं, हर एक फेज़ के बाद मैं फीडबैक लूँगा। मतलब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लिया, तो अगर इसमें मुझे कोई गलती मिली तो मैं हाथ क्या तभी फीडबैक दे दूंगा और मैं दोबारा से फिजिबिलिटी एनालिसिस करूँगा। मैं लास्ट तक जाके फिर स्टार्ट नहीं करूँगा। हर एक फेज़ के बाद मैं फीडबैक दे सकता हूँ। हर एक फेज़ के बाद मैं फीडबैक दे सकता हूँ। तो ये क्या है? ये है एक आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल कि मैं हर एक फेज़ के बाद फीडबैक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वेदर आई एम डूइंग राइट और नॉट। तो ये एक काफ़ी अच्छी अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। बट अगेन इसमें पैरेललिज्म तो है ही नहीं, हम कर तो लीनियर अप्रोच ही है ये कि हम पहले पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसको डिप्लॉय करेंगे या फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी भी लीनियर अप्रोच है। बट हाँ, वाटरफॉल से बेटर है कि मैं हर एक फेज़ के बाद मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ या फीडबैक ले रहा हूँ। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि जिस फेज़ में एरर है ना, हम उसी में कंटेन करके उसको फीडबैक दे रहे हैं। हम नेक्स्ट फेज़ में जाके लास्ट तक टेस्टिंग के बाद फीडबैक नहीं देंगे। अगर मुझे डिज़ाइन में कोई इशू मिला तो मैं तभी उसको फीडबैक दे दूँगा कि आप इसको ठीक करो। तो एक फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों मॉडल क्लियर हो गए हों। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मॉडल जो कि है वी मॉडल। वी मॉडल मतलब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसमें हम टेस्टिंग को प्रायोरिटी देते हैं। टेस्टिंग हमारी प्रायोरिटी है, मतलब हर फेज़ के बाद हम टेस्टिंग करेंगे हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो ये कहता है कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो जिसमें बग्स नहीं होंगे, मैं बिल्कुल रिड्यूस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बग्स। तो हर एक फेज़ के बाद टेस्टिंग होता है और ये एक एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल का ही। वाटरफॉल मॉडल को ही एक्सटेंड करके बनाया, यानी कि लीनियर अप्रोच है। इसमें भी हम कहीं पैरेललिज्म का यूज़ नहीं करते, मतलब हम पूरा प्रोजेक्ट एक साथ बनाते हैं, हम लीनियर अप्रोच का यूज़ करते हैं। टेस्टिंग इज़ डन आफ्टर ईच फेज़, हर एक फेज़ के बाद टेस्टिंग होती है। तो वेरिफिकेशन फेज़ क्या होता है? जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ वेरीफाई करते हैं, डिज़ाइन एनालिसिस करते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। वैलिडेशन मतलब कि जो काम हमने किया वो वैलिड है या नहीं। तो वो कैसे पता होगा? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अलग अलग टाइप की हम टेस्टिंग करते हैं जो इंश्योर करता है कि हमने अपना काम सही किया या नहीं किया। तो एक वी मॉडल है। इसका अगर हम डायग्राम देखें, हर एक मॉडल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसा है, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका एक डायग्राम बना के बताओ। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये सारे फेजेस वही है हमारे जो हमने SDLC लाइफ साइकिल में पढ़े थे, बस उनका जो ऑर्डर है या उनका जो कनेक्शन है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन, कंपोनेंट डिज़ाइन, कोड डिज़ाइन, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन। जब हमारा कोड डिज़ाइन हो गया, हमने कोड कर लिया, उसके बाद यूनिट टेस्टिंग। अब आप देखो ये एरोज़ कैसे रिलेटेड है। यूनिट टेस्टिंग हम कोड डिज़ाइन के बाद भी करते हैं, कंपोनेंट डिज़ाइन के बाद भी करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स को जब हम मर्ज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके बाद हमें टेस्टिंग करना होता है। फिर सिस्टम टेस्टिंग मतलब पूरे सिस्टम की हम टेस्टिंग करते हैं, तो वो हर एक के साथ लिंक्ड है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कि यूज़र अब एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी टेस्टिंग कि यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं, तो उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट मतलब हम चेक करते हैं जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया था वो है या नहीं, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, और ये सब होने के बाद हम डिप्लॉय करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है फॉर वी मॉडल। अब अगेन इससे कुछ डिसएडवांटेज है क्या, कि सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि ये लीनियर है। लीनियर मतलब हम पूरा सिस्टम लीनियर वे में बना रहे हैं, ना कि उसको पैरेलल मॉड्यूल्स में डिवाइड करके।
तो फिर से हम इसको बड़े प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते, बट हाँ एक बड़े प्रोजेक्ट के छोटे पार्ट में या छोटे मॉड्यूल में ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल का ये एक्सटेंशन है जिसके अंदर हम टेस्टिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप ऐसे समझिए इसको। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि हम रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे, लार्ज प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते और पैरेललिज्म नहीं। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी अप्रोच है फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट या स्मॉल मॉड्यूल, क्योंकि हम टेस्टिंग को इंपॉर्टेंस दें। प्रोटोटाइप मॉडल नाम से पता चल रहा है, हम क्या करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं उसका और चेक करते हैं कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ में ये अच्छा होता है रिस्क एनालिसिस के लिए। तो जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो हमारा रिस्क एनालिसिस भी हो जाता है कि हमारी कहीं इसमें रिस्क नहीं है, कोई डेटा लीक नहीं है और सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है या नहीं। बट इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, अगर वो सही नहीं है तो हम उसको दोबारा से रिफाइन करके फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइम बढ़ सकता है। बट हाँ ये अच्छा रहता है इफ़ यूज़र रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है या फिर बार बार चेंज हो रहा है, हमें उसको यूज़र को दिखाना है फिर ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यूज़र कहेगा कि पहले मुझे दिखाओ तभी इम्प्लीमेंट करना, तो उस केस में हमें प्रोटोटाइप मॉडल बनाना पड़ता है। इसको हम थ्रो अवे मॉडल भी कहते हैं। थ्रो अवे मॉडल क्यों? कि बनाया, ठीक नहीं लगा, हटा दिया, फिर उसको रिफाइन किया, फिर बनाया, फिर प्रोटोटाइप बनाया, तो इस टाइप का फ्लो चलता है। तो इसकी डायग्राम देखिए तो क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, उसके बाद क्विक डिज़ाइन किया, अब इस सर्कल चलेगा, लूप चलेगा, क्या? क्विक डिज़ाइन, प्रोटोटाइप बनाओ, बिल्ड प्रोटोटाइप, उसके बाद कस्टमर इवैल्यूएशन। कस्टमर जो भी हमारे क्लाइंट है उससे पूछो कि हमने जो प्रोटोटाइप बनाया है वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कहेगा नहीं कर रहा है तो रिफाइन करो, रिफाइनमेंट्स, फिर उसके बाद क्विक डिज़ाइन बनाओ, प्रोटोटाइप बनाओ, फिर इवैल्यूएशन करो। अब वो कहता है कि हाँ एक्सेप्ट करता है, सही है, तो उसके बाद क्या करो? डिज़ाइन करो, इम्प्लीमेंट करो, टेस्ट करो, मेंटेन करो। इसके आगे आपका वही आइटरेटिव चलता है, लीनियर वाला जो हमने अभी देखा, आइटरेटिव वाटरफॉल वही चलता है फीडबैक मैकेनिज्म के साथ। तो ये वाला पार्ट तो वाटरफॉल मॉडल है, बट उससे पहले हम क्या करते हैं? प्रोटोटाइप बना के चेक करते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये था प्रोटोटाइप मॉडल, बहुत ही बेसिक है। तो ये प्रोटोटाइप फेज़ है, उसके नीचे आइटरेटिव डेवलपमेंट है जो कि आइटरेटिव वाटरफॉल जैसा है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल आप यूज़ भी करते होंगे, आपने देखा होगा। क्या होता है? लीनियर प्लस पैरेलल मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है? वो क्या करता है, एक बड़े टास्क को ब्रेक कर लेता है छोटे छोटे टास्क में और उस छोटे छोटे टास्क को एक एक करके करता है। तो सबसे पहले वो फर्स्ट टास्क को करेगा, इसका कोडिंग कंप्लीट करेगा, टेस्टिंग कंप्लीट करेगा और इसको डिप्लॉय कर देगा, मतलब इसको क्लाइंट को दे देगा और कोड को डिप्लॉय कर देगा। तो ये प्रोवाइड्स पार्ट डिप्लॉयमेंट एज वेल। अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट एक साथ डिप्लॉय नहीं करता, उसके पार्ट्स डिप्लॉय करता है और फिर अपडेट्स डालता है। तो आप कोई भी मेजर प्रोजेक्ट देखोगे तो एक पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं आता, पार्ट्स में वो आता है कि उसका कुछ पार्ट आ गया, फिर उसके बाद अपडेट्स आते हैं और फिर वो बिल्ड होता रहता है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? लीनियर प्लस पैरेलल। तो इसकी कॉस्ट भी कम रहती है क्योंकि हमें पूरा एक साथ नहीं बनाना पड़ता, तो कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कम डेवलपर्स चाहिए होते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम रहती है। तो हम पहले एक बिल्ड बनाते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं, फिर नेक्स्ट बिल्ड बनाते हैं, फिर डिप्लॉय, फिर थर्ड बिल्ड, फिर डिप्लॉय। तो आप देखो कि एक बिल्ड में लीनियर हो रहा है बट एक्चुअल में पूरा पैरेलल है, तो इसलिए लीनियर प्लस पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। तो ये है इंक्रीमेंटल मॉडल, इसको हम लार्ज प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते। अब डिस्कस करते हैं लास्ट के दो मॉडल्स। एवोल्यूशनरी मॉडल। एवोल्यूशनरी मॉडल मतलब हम इवॉल्व होते हैं और डेवलप करते हैं। ये है आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल का मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है? इसका एक मोटो है, डिज़ाइन अ लिटिल, बिल्ड अ लिटिल, डिप्लॉय अ लिटिल। मतलब छोटा सा पहले एक पार्ट डिज़ाइन करो, उस पार्ट को बिल्ड करो, डिप्लॉय करो, डिज़ाइन करो, बिल्ड करो, डिप्लॉय करो। तो जैसे कि मेट्रो का एग्जांपल, मेट्रो प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर एग्जांपल नहीं है बट एक आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं? मेट्रो प्रोजेक्ट में हम 10 स्टेशन को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम सोचते हैं अच्छा ये वाला एरिया भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम उस एरिया के लिए मेट्रो बनाते हैं। फिर हम सोचते हैं अच्छा इसके बगल वाला एरिया भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे करके डिज़ाइन करते हैं, धीरे धीरे पार्ट्स में हम बिल्ड करते हैं। तो ये एक एवोल्यूशनरी मॉडल है। तो ये हमें हेल्प करता है बेटर रिस्क एनालिसिस में, और ये चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छा है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब अभी मेरे रिक्वायरमेंट है कि मैं इस एरिया में मेट्रो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर फ्यूचर में मुझे लगा कि नहीं, नेक्स्ट इस एरिया में भी मुझे मेट्रो चाहिए, तो मैंने क्या किया? इन दोनों एरियाज़ को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे डिज़ाइन कर दी मेट्रो। सिमिलरली मुझे लगा कि एक ऐसा एरिया चाहिए जो दोनों से कनेक्टेड हो, तो मैंने एक और इसको दोबारा से डिज़ाइन किया, दोबारा से बिल्ड किया। तो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छा है, बिग प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। तो एवोल्यूशनरी मॉडल काफ़ी एक अच्छी अप्रोच है क्योंकि ये मिक्सचर है आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। आइटरेटिव इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीमेंटल हमें बताता है कि हम उसको फेजेस में बिल्ड करेंगे, और आइटरेटिव बताता है कि जब हम एक फेज़ बिल्ड करें तो उसको लीनियरली बिल्ड करेंगे और
फीडबैक मैकेनिज्म रहेगा। फाइनल है हमारा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में हम रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हमारा रिस्क एनालिसिस प्रॉपरली होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर नेक्स्ट फेज़ में मूव करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हम प्रॉपरली रिस्क को एनालाइज करते हैं और उसके लिए हम रिस्क को अवॉइड करते हैं, एनालाइज करके और उसके सोल्यूशंस निकालते हैं। नेक्स्ट है डेवलप, उसके बाद हम डेवलपमेंट करते हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन एनालाइज करते हैं। फिर आता है कस्टमर इवैल्यूएशन, जो हमने बनाया वो कस्टमर से हम इवैल्यूएट करवाते हैं, अगर ठीक लगा तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो उसको हम ठीक करते हैं, फीडबैक लेते हैं, रिफाइनमेंट्स करते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट फेज़ के लिए प्लानिंग करते हैं। तो ये स्पाइरल में मूव होता है, एक तरीके से एवोल्यूशनरी मॉडल है, उसका एक पार्ट है, बट हाँ इसमें हम रिस्क को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगा होगा, उतना ज़्यादा फेजेस हमने रिपीट करे होंगे, इसका मतलब हमारी कॉस्ट बड़ी होगी। एंगुलर डायमेंशन हमें प्रोग्रेस बताता है कि हम कितना एंगल में मुड़ रहे हैं, वो हमें बताएगा कि हमारी कितनी प्रोग्रेस है। ये सब आएगा नहीं, बट पता होना चाहिए। अच्छा, एक मेटा मॉडल है। मेटा मॉडल मतलब कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मॉडल्स का। जैसे कि आप देखो कस्टमर इवैल्यूएशन हो रहा है, फिर नेक्स्ट फेज़ पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटोटाइप मॉडल आ रहा है। उसके अलावा हम एक लीनियर फैशन में आगे बढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट उस फेज़ में जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल भी है, उसके अलावा वाटरफॉल मॉडल भी है, आइटरेटरी भी है। तो एक मेटा मॉडल है, मिक्स ऑफ मॉडल्स है ये। अच्छा, उसके अलावा क्या है, ये हम स्पाइरल पे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारे सारे रिस्क मैनेज नहीं हो जाते और सारे बिल्ड सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो ये यूज़फुल है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, जब हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वही जैसे कि मैंने बताया टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडल है। तो इसके साथ हमारे सारे मॉडल्स कवर होते हैं HDLC में, ऑलमोस्ट जितने ही मॉडल होते हैं 6-7 मॉडल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एजाइल पढ़ेंगे कि एजाइल प्लानिंग क्या होती है, एजाइल अप्रोच क्या होती है, और उसके अलग अलग मॉडल होते हैं। स्क्रम मॉडल होता है, रैड मॉडल होता है। तो एजाइल क्या होता है कि हम क्विकली डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल कंपनीज़ में चलता है या स्टार्टअप्स में चलता है कि हमें क्विकली हमें डिज़ाइन करना है और डिप्लॉय कर देना है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतने शॉर्ट में किसी और यूट्यूब चैनल में सारे मॉडल एक्सप्लेन नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।